नमस्कार, मैं शिव द्विवेदी। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 24। आज हम एक ऐसी शख्सियत से बातचीत करने जा रहे हैं जिनका हिंदी साहित्य से लेकर के भोजपुरी तक बड़ा नाम है और दबदबा है, जिन्होंने हंस पत्रिका, वागार्थ और ऐसे देश की अनेक जानी मानी पत्र पत्रिकाओं में हिंदी के साथ साथ भोजपुरी में भी खूब काम किया है। आपको अनेक प्रकार के साहित्यिक अवार्ड मिल चुके हैं। इसके अलावा आपका जो जीवन रहा है उसमें आपने बिहार के बक्सर से शुरुआत करी अपनी शिक्षा दीक्षा और उसके बाद उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जनपद में एमएलके पीजी कॉलेज में हिंदी के प्रोफेसर के रूप में आपने काम किया। एचओडी भी रहे। आपके अंडर में अनेक छात्र छात्राओं ने हिंदी पर शोध भी किया है और इसके साथ साथ आप ड्रामा में भी आपने बहुत विषयों पर, बहुत से आर्टिस्टों पर, बहुत से कलाकारों पर आपने शोध किया है। आइए चलिए बात करते हैं चंद्रेश्वर जी से। आपने देखा कि कुंभ का जो मेला था, उस कुंभ के मेले की शुरुआत 14 जनवरी 2025 से होती है। उससे शुरुआती दौर से ही राजनीतिक लोग इस पर अलग अलग तरह की टिप्पणियां करते हैं। खास तौर पर कुंभ को लेकर विवाद अपने चरम पर रहा है। अखिलेश यादव हो या फिर कांग्रेस पार्टी के मल्लिकार्जुन खड़गे हो, जो कहते हैं कि डुबकी लगाने से क्या पाप धुल जाएंगे, डुबकी लगाने से क्या रोजगार मिल जाएगा, डुबकी लगाने से क्या लोगों के पेट भर जाएंगे। इसके अलावा टीएमसी की नेता ममता बनर्जी कहती हैं कि वो मृत्यु कुंभ है। ऐसे शब्दों के बाद क्या आपको लगता है कि कुंभ पे जो ये बेजा विवाद चल रहा है, इसका कोई सार्थक परिणाम निकलेगा? देखिए, जो राजनीतिक बयान आ रहे हैं ना, उसमें राजनीति ज़्यादा है और पाखंड भी ज़्यादा है। कोई मतलब मध्य मार्गी पार्टियां हैं, जैसे सपा है, बिहार में राजद है, जेडीयू है, या साउथ में बहुत सारी स्थानीय पार्टियां हैं। तो मेरा मानना है कि इनके पास कोई बहुत बड़ी वैचारिक पृष्ठभूमि नहीं है। हमने देखा है कि लालू यादव भी बिहार में किसी जनसभा में जाने के पहले रोली का टीका लगाते हैं, हाथ में कलावा बांधते हैं, तेजस्वी यादव भी बांधते हैं, अखिलेश भी बांधते हैं। तो देखिए, आप इधर देखिए कि वाम धाराओं में भी बहुत सारी धाराएं ऐसी हैं जो जनता की आस्था को देखते हुए अपनी वैचारिकता को डाइल्यूट करती जा रही है। ये एक माहौल बना है, ये दबाव बना है। बीजेपी के सत्ता में आने के बाद 2014 के बाद ये अटल अडवाणी तक ऐसा नहीं था। ये मोदी और शाह की जो जोड़ी आई है देश में, और जो आप देख रहे हैं ना, ये एक नया फिनोमिना है जिसको बीजेपी लेकर के सामने है कि लोगों को कुछ नहीं दिख रहा है, लोगों को धर्म दिख रहा है। और जगह जगह दीवारों पर आप इस तरह के नारे भी देख रहे हैं, भाई बटेंगे तो कटेंगे, रहेंगे एक तो रहेंगे सेफ, हमारे मोहल्ले में बोर्ड लगा हुआ है। तो ये एक तरह की राजनीति है। और मुझे लगता है कि ये जो धर्म में उन्माद पैदा करके जो एक तरह की पॉलिटिक्स की जा रही है, अभी विपक्षी पार्टियों के पास इस राजनीति की कोई बहुत बेहतर काट नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, ऐसा मुझे लगता है, जो मेरी अपनी सूझबूझ है। क्योंकि आपने देखा होगा कि बीजेपी राम की बात करती है तो अखिलेश भी कृष्ण की बात करने लगते हैं। तो अखिलेश यादव की वैचारिकी कितनी दूर जाती है भाई बीजेपी के अलावे? कौन सा नया एक वैचारिक विकल्प देते हैं, कौन एक नई दिशा देते हैं? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। मतलब जातीय समीकरण जो बन रहे हैं। अभी एक सबसे बड़ी चीज है कि क्या साहित्यकार जो है, एक समय साहित्यकार पूरी दिशा बदल देते थे, यानी वो चाहे राजनीति हो, चाहे वो सामाजिक परिवेश हो। क्या अब साहित्य का उतना प्रभाव है? समाज को बदलने की शक्ति बची है साहित्य? देखिए, पहले लोग ऐसा मानते थे, जैसे देखिए आप स्वाधीनता आंदोलन में कवियों की कविताएं बहुत काम आती थी, प्रेरक का काम करती थी। जब गुप्त जी ने भारत भारती लिखा, या सुभद्रा कुमारी चौहान, सोहनलाल द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, जब ये लोग कविता लिख रहे थे तो वो कविताएं आम आदमी के बीच भी जाती थीं। लोग उन्हें गुनगुनाते थे, उनको पढ़ते थे और उनसे सीख लेते थे। और मेरा मानना है कि साहित्य
सीधे बदलावकारी ताकत तो नहीं है, लेकिन यह बदलाव के लिए एक वातावरण का, एक परिवेश का निर्माण करता है जो साहित्य है। मेरा मानना है कि लगातार जो साहित्य है वो खास तौर से 1990 के बाद अपना जो प्रभाव है उसको अब कम होता हुआ देख सकते हैं। साहित्य अब उतना प्रभावकारी नहीं रह गया है, साहित्य अब उतना असर नहीं कर रहा है। जो लोग लिख पढ़ रहे हैं ना, उनका लिखा हुआ व्यापक जनता तक जा नहीं रहा है, दूसरी चीजें जा रही हैं। मैंने ऐसे कवियों, मंच के कवियों की पहुंच है उन तक जिनमें कोई वैचारिकी नहीं है, जिनमें कोई दिशा दृष्टि नहीं है। और जिनके पास वैचारिकी है, जिनके पास दिशा दृष्टि है, जो लोगों को एजुकेट कर सकती हैं, लोगों को तार्किक बना सकती हैं, लोगों में आधुनिक चेतना पैदा कर सकती हैं, उनकी वहाँ तक पहुँच नहीं, उनके पास वो माध्यम नहीं। तो इस तरह से वो जो मेरी समझ से जो अच्छी कविताएं हैं, अच्छी कहानियां हैं, जो अच्छा साहित्य है, वो सामान्य पाठकों तक पहुँच भी नहीं पा रहा है। अच्छा, क्या आप ये मानते हैं कि हिंदी और भोजपुरी जैसी लैंग्वेज जो है वो रोजगार में सहायक हो रही है? देखिए, एक आपने बहुत बड़ा सवाल किया है कि हिंदी से जुड़ करके तो कुछ आप रोजगार पा भी लेंगे, लेकिन अभी बोलियों के साथ ऐसा नहीं है। अभी भोजपुरी में लगातार आप काम करें, पढ़े लिखें, तो उससे रोजगार की बहुत सीमित संभावनाएं हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा तत्व है कि लोग इसमें लिख पढ़ नहीं पाते हैं। जैसे एक फिल्म इंडस्ट्री है, भोजपुरी में फिल्में बनती हैं, एक बहुत बड़ा मार्केट गीतों का है, तो उसको आप देख सकते हैं। लेकिन जो भोजपुरी साहित्य है, अभी उसकी पहुंच भोजपुरी लिखने पढ़ने वालों के बीच तक ही है। व्यापक जनता उस साहित्य से अभी जुड़ नहीं पा रही है। हिंदी से कुछ तो रोजगार मिल जा रहा है, चाहे वो मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, या बहुत सारे ऑफिशियल काम काज भी आपके उत्तर प्रदेश में ही हिंदी में होते हैं। तो हिंदी में तो आपको मिल भी जाता है, हिंदी में आप टीचर बन सकते हैं, कॉलेज में प्रोफेसर बन सकते हैं। लेकिन अभी भोजपुरी के सामने उस तरह की स्थिति पैदा नहीं हुई। अभी रोजगार भोजपुरी पढ़ के आप नहीं पा सकते हैं, और ज़्यादातर नई पीढ़ी जो है वो क्यों अंग्रेजी पढ़ना चाहती है। आप हिंदी संकट नहीं है भोजपुरी और मगही और अन्य बोलियों के लिए। सबसे बड़ा संकट तो अंग्रेजी का है। हमारे देश में जो स्टालिन कह रहे हैं कि हिंदी खतरा बनी हुई है, दरअसल एक छद्म चेतना है उनकी, जिसको सामने ला रहे हैं। खतरा तो अंग्रेजी से है, खुद हिंदी को खतरा है। अंग्रेजी जिस तरह से, मतलब निजी स्कूल खुल रहे हैं, प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं, जिस तरह से बच्चे अंग्रेजी माध्यमों में पढ़ रहे हैं। बच्चा एप्पल तो जानता है, ऑरेंज जानता है, बनाना जानता है, लेकिन सेव नहीं जानता है, काऊ जानता है, गाय नहीं जानता है। तो खुद हमारी हिंदी की अस्मिता संकट में है, हिंदी खतरे में है। तो मैं ऐसा नहीं मानता कि हिंदी बोलियों के लिए संकट बन रही है, बल्कि हिंदी खुद संकट में है। चंदेश्वर जी, एक चीज पूछना चाहेंगे कि आपने अपने जीवन का अनमोल समय एक शिक्षक के रूप में, एक प्रोफेसर के रूप में, एमएलके पीजी कॉलेज जो कि 1956 में बलरामपुर जनपद में बना था, वहां आपने समय दिया। यूं तो आपने अपनी एक पुस्तक लिखी है बलरामपुर की पुस्तक में आपने कई संस्मरणों को डाला है, कई लोगों के बारे में बातचीत की है, लेकिन क्या कोई खट्टे अनुभव भी रहे हैं आपको बलरामपुर को लेकर के? देखिए, मैं 1 जुलाई 1996 से वहाँ पढ़ाना शुरू किया। इलाहाबाद जो हायर एजुकेशन है उसमें 96 में मेरा सिलेक्शन हुआ था, और मुझे एमएलके पीजी कॉलेज मिला, और मैं वहाँ पहुँचा। तो 26 साल तक लगातार पढ़ाने के बाद मैं अपने अंतिम दौर में विभागाध्यक्ष भी था, प्रोफेसर भी बना। तो 30 जून 2022 को मैं वहाँ से सेवानिवृत्त हुआ, और अब मैं लखनऊ में आके रह रहा हूँ अपने परिवार के साथ, और लेखन से जुड़ा हुआ हूँ।
इन 26 साल के दौरान मैंने वहाँ रह करके ही जो किताब लिखी मेरा बलरामपुर, तो दरअसल ये किताब बलरामपुर के इतिहास को लेकर के नहीं है, बल्कि वहाँ का जो समाज है, जो वहाँ राज परिवार से लेकर के जो मिडिल क्लास है, जो लोअर क्लास है, जो वहाँ का मार्केट है, जो वहाँ के स्कूल कॉलेज हैं, इन सब को लेकर के, वहाँ के समाज को लेकर के हमने ये किताब लिखने की कोशिश की। और मैंने ये महसूस किया कि बलरामपुर तराई का एक ऐसा इलाका है जो अभी एक बहुत ही सामंती और पिछड़े दौर में है। वहाँ इतना बड़ा कॉलेज है, तो कहीं भी इतने बड़े आधुनिक संस्थान की सबसे बड़ी भूमिका तो ये होनी चाहिए कि वो समाज में कितनी जागरूकता पैदा कर रहा है। मतलब बीए बीएससी करना, एमए एमएससी करना, रिसर्च करना, नौकरियां पा जाना एक संस्थान का इतना ही उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि वहाँ के लोग कितने आधुनिक हो रहे हैं, कितने तर्कशील हो रहे हैं, कितने चेतस हो रहे हैं, उनमें कितनी आधुनिकता आ पा रही है, वो किस नए नज़रिए से समाज को देख रहे हैं। तो ये सारा काम वहाँ नहीं होता है। वहाँ कुछ इस तरह से, मतलब वहाँ का समाज अब भी जातीय समीकरणों में उलझा हुआ है। और 26 साल तक वहाँ रहते हुए मुझे ये लगा कि अगर वहाँ के सामाजिक जीवन में अगर आप सक्रिय हस्तक्षेप करेंगे, वहाँ के जो दबंग जातियाँ हैं, जो फ्यूडल लोग हैं, अगर उनके विरोध में आप जाएंगे तो आपके अस्तित्व के लिए भी खतरा हो सकता है। आप चुप हैं, घर में हैं, लिख पढ़ रहे हैं, इससे किसी को एतराज़ नहीं है, लेकिन वहाँ कुछ ऐसे लोग भी थे साहित्य में जिन्होंने इतना कुछ जो लिखा जा रहा था हमारी ओर से, ये भी उनको अच्छा नहीं लग रहा था। क्योंकि मैं लिखता था तो वो कहीं ना कहीं आ जाता था, जैसे किसी दैनिक अखबार में, जैसे हिंदुस्तान जो लखनऊ का निकलना शुरू हुआ तो उसमें मेरे लेख आ जाते थे, कविताएं आ जाती थीं, नवभारत टाइम्स में, अन्य कई पत्र पत्रिकाओं में। तो अंततः हम घर में बैठ के ही लिख रहे थे, लेकिन हमारे लेखन से हमारी विचारधारा, हमारी जीवन दृष्टि सामने आ रही थी। तो ये वहाँ कुछ लोगों को सह्य नहीं था। मेरा बलरामपुर जब मैं किताब लिख रहा था तो वहाँ मैंने कुछ रिटायर्ड ऐसे शिक्षकों के बारे में कुछ टिप्पणियाँ की जो हिंदी विभाग में थे। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, आप समझ जाएंगे। तो जब हमने उनके पढ़ाने की शैली, उनकी जीवन शैली को लेकर के, उनकी रसिकता को लेकर के, किस तरह से विभाग में एक माहौल था जहाँ क्लास करते हुए उन शिक्षकों को सुनते हुए छात्राएं शर्मा जाती थीं, तो उनका हमने अगर जैसे जिक्र किया। और पूरी किताब जो आई मेरा बलरामपुर, इसके बहुत सारे एपिसोड फेसबुक पर भी लिखे जा रहे थे, तो उसको लेकर के कंट्रोवर्सी भी हुई और कुछ लोग नाराज़ भी हुए, उन्होंने अपना विरोध भी जाहिर किया। मतलब हमको लिखने से रोका गया। देखिए शिव कुमार जी, एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि साहित्य का जो सरोकार है वो मुख्यतः संवेदना से है, और उसमें भी जीवन और समाज की सच्चाई से है। हमारे हिंदी में हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसा साहित्यकार हुआ है जो कहता है कि सच के लिए किसी से मत डरो, सच के लिए गुरु से भी मत डरो, पिता से भी मत डरो, सच के लिए लोक से मत डरो, वेद से मत डरो। इतनी बड़ी बात उन्होंने कह दी। तो साहित्य जो है वो सच को सामने लाता है। तो एक बार तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने कबीर को बहुत बड़ा कवि माना, तुलसी को महत्व देते हुए भी कबीर पर उन्होंने एक स्वतंत्र पुस्तक ही लिखी। और वहीं कबीर, जिसकी उन्होंने इतनी व्याख्या की, वो कहते हैं कि सांच कहत जग मारन धावे, झूठे जगपति आना। मतलब सच कहिएगा तो दुनिया मारने दौड़ती है, लेकिन साहित्य का काम बिना सच के नहीं चलता है, आपको सच बोलना होगा। तो मैं सच जब लिख रहा था तो बहुत सारे लोगों ने विरोध किया, बहुत सारे लोगों ने साजिशें भी की, उसमें कुछ हमारे विभाग से भी जुड़े हुए लोग थे। मैं नाम लेना उनका बेहतर नहीं समझता हूँ कि उन लोगों ने उकसाया उन लोगों को जाकर के, देखिए उनके बारे में ऐसे लिख रहा है, देखिए उनके बारे में ऐसे लिख रहा है। तो इस तरह से
मुझे लिखने से रोका गया, सच लिखने से रोका गया। तो जब मैं रिटायरमेंट के बाद लखनऊ में आकर रहने लगा तो हमने फिर से इस किताब को लिखना शुरू किया है और इसमें 13 और नए अध्याय जुड़ेंगे अगले एडिशन में। जो मैं वहाँ रहते हुए नौकरी में नहीं लिख पाया वो सच्चाई अब इसमें आएगी, बहुत सारे अंश आएंगे। तो साहित्य लेखक का अपना अनुभव होता है, अपना जीवन संघर्ष होता है, उसका देखा हुआ समाज होता है और अंततः एक लेखक सच को सामने लाना चाहता है, सच को उद्घाटित करना चाहता है। तो जब मैं बलरामपुर के सच को उद्घाटित कर रहा था तो मेरे सामने बहुत सारी बंदिशें थीं। जैसा कि मैं पहले ही आपसे कह चुका हूँ कि एक रामविलास शर्मा की किताब है मार्क्सवाद और पिछड़े हुए समाज। तो पिछड़े हुए समाज से तात्पर्य उनका है ना कि फ्यूडल समाज, सामंती समाज। तो अभी बलरामपुर इस मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है। एक बड़ा प्रश्न है चंद्रेश्वर जी, जैसा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश होने के नाते यहाँ विभिन्न विचारधाराओं के लोगों को अपनी अपनी विचारधारा के आधार पर अपनी अभिव्यक्ति रखने का अवसर मिलता रहा है, जहां किसी भी प्रकार का हिंसात्मक विरोध जायज नहीं कहलाता है। ऐसे में जब आप एमएलके पीजी कॉलेज बलरामपुर में वामपंथी के रूप में पहुंचते हैं तो क्या आपकी विचारधारा के आधार पर आपको हमला किया गया? क्या इसका भी दंश आपको झेलना पड़ा? नहीं, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये कोई छुपाने की बात नहीं है। मैं जब नौकरी में गया और हमने कई बार कॉलेज में सबके सामने मंच पर भी राज परिवार के सामने भी हमने इसको स्वीकार किया है कि मेरी जो पृष्ठभूमि थी वो वामपंथी थी, वाम आंदोलन से मैं जुड़ा हुआ था और जनवादी लेखक संघ से, जो सीपीएम का एक राइटर फोरम है, उसका जो गठन हुआ था 1982 में। तो उसके पहले सम्मेलन से लेकर के लगभग 2009-10 तक मैं उसमें रहा। बाद में मैं अलग भी हो गया। तो वहाँ मेरे लेखन के माध्यम से जैसे लोगों को भनक लगी, वहाँ का जो आम आदमी है, जो सामान्य पाठक थे, हमारे छात्र थे, उनको तो कोई एतराज़ नहीं था। लेकिन जो कुछ लोग मेरे विभाग में बहुत निकट रह के इन सारी गतिविधियों को देख रहे थे, मेरा लिखना पढ़ना देख रहे थे, उन्होंने मेरे खिलाफ मतलब विस्ममन किया इस तरह से और एक मेरे खिलाफ माहौल बनाया कि तो ये कम्युनिस्ट हैं, ये हैं, वो हैं, और अगर साहित्यिक गतिविधियाँ करेंगे, साहित्य का नेतृत्व करेंगे तो हमारे लिए, बलरामपुर के लिए एक अच्छी बात नहीं होगी। हमारी जो यहाँ एक ट्रेडिशन है, जो परंपरा है, जबकि बलरामपुर कुछ मामलों में वहाँ इतनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ हुई हैं जिनकी यहाँ चर्चा करनी होगी। भाई बलरामपुर के ही अली सदार जाफरी थे जो बम्बई चले गए, जो इप्टा से जुड़े हुए थे, प्रगतिशील मूवमेंट से जुड़े हुए थे, जिन्होंने तरक्की पसंद शायरी की, रोटी और आग पर उनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था जब अटल जी प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। तो वहाँ अली सदर जाफरी जैसा आदमी पैदा हो चुका है। वहाँ और बहुत बड़े बड़े शायर पैदा हुए हैं। लेकिन जब मैं जा कर के वहाँ नौकरी के दौरान पढ़ाने लिखाने लगा तो मेरे सामने बहुत सारी बाधाएं, बहुत सारी अड़चनें पैदा की गई। ये हकीकत है। जैसे मैं विभागाध्यक्ष बना तो हिंदी दिवस मैं मनाना चाहता था, तो उसको लेकर के भी हमारे प्रिंसिपल जो तत्कालीन हुआ करते थे वो नाराज़ हो जाते थे कि कोई बजट नहीं देंगे, ये है वो है, किसी को बाहर से आप बुला नहीं सकते हैं, किसी को आमंत्रित नहीं कर सकते हैं। तो इनके पीछे वही मेरे विरोधी थे जो लगातार सक्रिय थे। और मैं मानता हूँ कि जैसे मैंने अरुणाभा का संपादन किया तो 2001-2 में, तो उसके माध्यम से भी हमने कोशिश की कि एक नई पीढ़ी को सामने लाया जाए। लेकिन इस कोशिश में भी बहुत सारी बाधाएं डाली गई, बहुत सारे अड़चनें पैदा की गई, तो मुझे विरोधों का सामना तो वहाँ करना पड़ा। जिस तरह से मैं लखनऊ में आकर के लेखन कर रहा हूँ, खुली सांस ले रहा हूँ, इस तरह का माहौल एमएलके कॉलेज में नहीं था। और एक बात आपने बहुत ज़रूरी कही है जिस पर मैं बात करना चाहूँगा, लोकतंत्र की बात आपने की है।
तो मैं मानता हूं कि किसी भी देश में, पूरी दुनिया में लोकतंत्र वहीं फल फूल रहा है जहां आदमी को आलोचना का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, जहां अभिव्यक्ति की आज़ादी है, जहां आदमी सच को सच की तरह कहना चाहता है, जहां उसके लिए कोई बाधा नहीं है।